दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे इस देश की मदद करने के लिए सबसे बड़ा काम कौन सा हो सकता है। इस देश की मदद करने के लिए सबसे बड़ा काम यही है कि इस देश की 80% जनसंख्या अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित, और ये असंगठित वर्ग अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि इसको पता है इस असंगठित वर्ग की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। जिस व्यक्ति को ये वोट देते हैं वो व्यक्ति इनकी बात को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाता। जिस व्यक्ति से ये उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति ऊपर पहुंच करके मेरी मदद करेगा, वो इनकी मदद नहीं करता। असंगठित वर्ग ही भारत है, क्योंकि भारत के अंदर नौकरी पेशा लोग कितने हैं? बहुत कम। 80% लोग असंगठित वर्ग है। ये भारत की ताकत है, तो यही असली भारत है। अब अफसोस ये है कि इनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। जो व्यक्ति इनके वोट से चुन करके ऊपर आते हैं वो व्यक्ति इन्हीं की प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए हमें इसकी बात नहीं करनी कि इस व्यक्ति ने क्या निर्णय लिया है, इसने क्या निर्णय लिया। बात तो इस व्यक्ति की होनी चाहिए जो असंगठित वर्ग से है। एक तरफ हम ऐसी शिक्षण संस्थाएं फैला रहे हैं जहां बचपन से ही ये प्रशिक्षण दे दिया जाता है कि आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पहनने हैं, संगठित क्षेत्र में रहना है, संगठित क्षेत्र में नौकरी करनी है, संगठित क्षेत्र में तरक्की करनी है। और एक तरफ हमारा भारत है जो असंगठित है। तो अब समस्या का समाधान क्या? समस्या का समाधान यही है कि हमें असंगठित क्षेत्र को ऑर्गेनाइज करवाना है। संगठित क्षेत्र में बहुत प्रॉफिट है। संगठित क्षेत्र, आज आप देखिए कोरोना की भयंकर त्रासदी आई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके मुनाफे तो बढ़े ही हैं। इनकी बैलेंस शीट देखिए, इनके अनाउंसमेंट्स देखिए, आपको पता लगेगा कि इनके मुनाफे तो और बढ़ गए। लेकिन वो बेचारा छोले कुलचे बेचने वाला, वो चाट पपड़ी बेचने वाला, वो छोटा सा व्यापारी जो छोटी सी दुकान चलाता था, उनके तो घर ही उजड़ गए। पूरे 1 साल हो गए उनका व्यापार ठप पड़ा है, उनका व्यापार बंद हो गया है। तो ये असंगठित क्षेत्र है। तो इस असंगठित क्षेत्र की जो त्रासदी है उसे देख करके आपकी आंखों के अंदर 2 बूंद पानी आ जाए तो मैं आपको सलाम करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस असंगठित क्षेत्र के लिए आप कुछ प्रयास शुरू करें। इस असंगठित क्षेत्र को आपसे ज्यादा कौन मदद कर सकता है, तो आप इसकी मदद के लिए आगे आए। आप जैसे हर व्यक्ति को इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि असल भारत तो यही है। देखिए, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है उसको कोरोना पीरियड में सरकार ने पूरी तनख्वाह दी है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको भी पूरी तनख्वाह मिली है। जो ये छोटे छोटे उद्यमी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, असंगठित क्षेत्र से हैं, जो छोटे छोटे मजदूर वर्ग से हैं, उनकी दाल रोटी बहुत खराब है। कईयों की दुकानें उजड़ गई, कई व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी वो बिल्कुल परेशान हो गए, कई छोटे छोटे गाड़े वाले। बड़ा अफसोस होता है, पुलिस वाले उनको डंडे मार के भगा देते हैं। अरे भाई, रोजी रोटी कमाने का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और आप अगर रोजी रोटी नहीं कमाने देंगे और रोजी रोटी कमाने वालों पर डंडे बरसाएंगे तो मजबूरन ये लोग किसी दिन भिखारी बन जाएंगे। इनको भिखारी बनाने वाली हमारी व्यवस्थाएं हैं। अब वक्त आ गया है इनको संगठित करने का, इनको संगठित करके इनको एक ताकत बनाने का। अब इनको ताकत कैसे बना सकते हैं? इनको ताकत बनाने के लिए इनको समझाना पड़ेगा। भारत में हर सेक्टर में, हर क्षेत्र के अंदर अद्भुत कलाकार हैं, अद्भुत कलाकार हैं, जिनको सरकार ने
अदर बैकवर्ड क्लासेस का दर्जा दिया हुआ है। सरकार के अनुसार ये लोग बैकवर्ड हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने यही टर्मिनोलॉजी काम में ली थी, लेकिन असल में ये लोग बहुत हुनर वाले लोग हैं। इनको कहना चाहिए हाईली स्किल्ड। हमें इन लोगों को हाईली स्किल्ड व्यक्ति का दर्जा देना चाहिए कि ये हाईली स्किल्ड लोग हैं। इन स्किल्ड लोगों को अगर संगठित कर दिया जाए तो ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेहतरीन तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मार्केटिंग कर सकते हैं, संगठित करके अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांडेड करके बेच सकते हैं। जिस दिन इन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी, इनको अपनी मेहनत का पारिश्रमिक मिलने लग जाएगा। अभी तो इनको कुछ मिल ही नहीं रहा। अब ब्यावर की तिलपापड़ी बनाने वाले अद्भुत कलाकार हैं। अब मान लीजिए ऐसे 100 लोग हैं ब्यावर की जो तिलपापड़ी, अद्भुत तिलपापड़ी बनाते हैं। उनमें से आज कोई भी व्यक्ति ये कार्य नहीं करना चाहता, मजबूरी में कर रहा है, पेट के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं। और अगर आप जैसे लोग उनका सामान नहीं खरीदेंगे, कल वो भी मजबूर हो जाएंगे सड़क पर आने के लिए, मनरेगा में काम करने के लिए। लेकिन मान लीजिए अभी आप जैसे कुछ युवा आगे आते हैं और उनको संगठित करने का बीड़ा उठाते हैं कि भाई मैं इनको संगठित करूंगा। कैसे संगठित करेंगे? पहले उनको आप समझाएं कि भाई हम आपको एक कंपनी के रूप में ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप एक कंपनी के रूप में संगठित बने, आपके काम को एक कंपनी के रूप में ऑर्गेनाइज करके करें। एक प्रोड्यूसर कंपनी शुरू करवाएं। आप जो मुनाफा होगा आप लोगों का आपस में बांट दिया जाएगा। मान लीजिए साल का प्रॉफिट हुआ 10,000, 10 लोग हैं, हर एक के हिस्से 1,000 आ गया, बस सिंपल सिंपल। तो इस तरह से इनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसमें इनकी एक ब्रांड होगी, एक आइडेंटिटी होगी, जिसकी जितनी मर्जी होगी वो बनाएगा एक क्वालिटी के तहत, एक स्टैंडर्ड के तहत, और उसको बेच दिया जाएगा। तो ये प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में आप इसको बनवा सकते हैं। अब इस प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा और आप क्या क्या कर सकते हो? अब ये जो अब जैसे ब्यावर तिलपापड़ी है, इसका जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ले लीजिए। जीआई टैग के आधार पर इसको एक ब्रांड बना सकते हैं, इसकी एक अलग पहचान बन सकती है। जैसे बीकानेर के भुजिया बनाने वाले लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद इन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक एसोसिएशन बनाया। सरकार के सामने अपना एप्लीकेशन रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए बीकानेर की भुजिया की अलग पहचान है, पूरी दुनिया में बीकानेर का भुजिया माना जाता है, ये उसकी हिस्ट्री है, ये उसका बैकग्राउंड है, इतने सालों से भुजिया बना रहे हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से तैयार करके डॉक्यूमेंट्स, बाकायदा बेहतरीन तरह से डॉक्यूमेंटेड किया हुआ डॉक्यूमेंट उन्होंने सरकार के सामने रखा, जिसको मानते हुए सरकार ने, जो सरकार का विभाग है, उसने इनको जीआई इंडिकेशन दे दिया। जीआई का तमगा, यानी उस एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग ही वो जीआई इंडिकेशन यूज कर सकते हैं। जीआई मतलब बीकानेरी भुजिया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, बीकानेरी भुजिया। क्या आप बीकानेरी भुजिया इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिर्फ उस एसोसिएशन जिसने ये तमगा लिया है सरकार से, जिसने सरकार से ये जीआई इंडिकेशन लिया है, सिर्फ वो ही लोग ये ब्रांड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बीकानेरी भुजिया। उनमें से कई लोगों ने अपनी खुद की अलग ब्रांड बनाई, उसको इंटरनेशनल स्तर पर ले गए, और आज आप देखिए बीका जी है, बीका जी की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए, भारत से भी ज्यादा लोकप्रिय विदेशों में हो गए, पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट की मांग हो रही है। क्यों? बात समझ में आ गई आपको? जैसे ही आपने अपने प्रोडक्ट को जीआई रजिस्टर करा दिया, आपका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में छा गया, और बीका जी ने उसके ऊपर अपनी ब्रांड और बना ली। ब्रांडेड होते ही उस प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लग जाती है, और आज बीका जी बहुत पॉपुलर ब्रांड है, हाई क्वालिटी, हाई हाइजीन, हाई स्टैंडर्ड का प्रतीक बन गया है।
तो जो बीका जी की सक्सेस स्टोरी है, उस सक्सेस स्टोरी को एक कहानी के रूप में आप भारत के बाकी हस्तशिल्पियों को बता सकते हैं। जो भुजिया बनाने की कला है, वहां से लेकर के आज आधुनिक भुजिया बीका जी तक की कहानी को अगर आप अन्य लोगों को बताते हैं, तो हो सकता है जैसे बीका जी बना है, वैसा ही कोई व्यावसायिक पापड़ी बनाने वाला आ गया। जैसे बीका जी ने भुजिया पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, वैसे ही कोई तिल पापड़ी बनाने वाला पूरी दुनिया में तिल पापड़ी स्थापित पॉपुलराइज करा दे, हो सकता है। तो जो बात भारत में संभव ही है, वो विदेशों में भी संभव है। जो भारत के अंदर बीका जी ने करके दिखाई है, वो बात अन्य क्षेत्रों में अन्य बिजनेसेस हाउसेस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सोच सकते हैं कि दिस इज एन ऑप्शन, ये एक विकल्प है, ये एक अवसर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और कल वो एक शानदार बिजनेस के रूप में एस्टेब्लिश होता है, तो एक और सक्सेस स्टोरी हो जाएगी, एक और कहानी हो जाएगी। फिर उसके आधार पर फिर तीसरे व्यक्ति को आप बता सकते हैं, सरदार शहर की पीनी वालों को बता सकते हो, चिड़ावा के पेड़े वालों को बता सकते हो आप कि भाई आप पीछे मत रहिए, आप भी कुछ काम करिए। भारत के अंदर इतने अवसर हैं, पूछो मत। हर शहर में कोई न कोई शानदार उत्पाद बनता है, हर शहर में, लेकिन है असंगठित क्षेत्र में। इसलिए अभी उनकी नैया डूब रही है। आगे आओ दोस्तों, उनके हाथ पकड़ो, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील कर दो, उनको प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश कर दो, सरकार से भी उनको फायदा दिला दो। फिर क्या होगा? फिर उनकी नैया तैरने लग जाएगी। आपको दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश मिले जिसमें इतने ही जबरदस्त स्किल्स, इतनी बड़ी स्किल पर इतने शानदार हस्तशिल्पी अलग अलग शहरों में इतने जबरदस्त रूप में काम करते हुए मिलेंगे, लेकिन वो सब लुप्त हो रहे हैं। हजारों कलाएं लुप्त हो रही है, और आप उन हजारों कलाओं का सहारा दीजिए, उनका सहारा बनिए। क्या होगा? उनमें से हर कला अपने आप में। मेरा शहर बीकानेर है, मुझे बीकानेर में कम से कम 10 ऐसे क्राफ्ट नजर आ रहे हैं, 10 ऐसे कलाकार नजर आ रहे हैं, हस्तशिल्पी नजर आ रहे हैं। जैसे मीनाकार, इतनी जबरदस्त मीनाकारी करते हैं, पूछिए मत। वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, एक कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश कर लें, एक ब्रांड बना लें, पूरी दुनिया में बीकानेरी मीनाकारी की एक अलग पहचान बन सकती है। वो अपनी एक प्रोड्यूसर कंपनी बना लें। जैसे रंगरेज, बीकानेर के रंगरेज इतनी खूबसूरत प्रिंटिंग करते हैं, इतनी खूबसूरत प्रिंटिंग करते हैं। उनकी बनाई हुई साड़ियों की जो प्रिंटिंग होती है इतनी जबरदस्त होती है, पूछो मत। अब ये अंग्रेज लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, एक प्रोड्यूसर कंपनी बना लें, कमाल। इसी तरह चित्रकार, मिनिएचर पेंटर्स, उस्ता कारीगर, इतनी जबरदस्त कला है इनके हाथ में। अगर ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एक कंपनी के रूप में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, पूरी दुनिया में इनकी पेंटिंग्स जबरदस्त बेशकीमती हो सकती है, पूरी दुनिया इनकी मुरीद बन सकती है। तो कहने का मतलब ये कि आपको हर शहर में एक से एक बेहतरीन कलाकार मिल जाएंगे, एक से एक बेहतरीन हस्तशिल्पी मिल जाएंगे। उन हस्तशिल्पियों को ऑर्गेनाइज करिए, उनकी आवाज बनिए, उनको 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 सपोर्ट प्रदान करिए। आप पढ़ सकते हैं, सरकारी योजनाओं को समझ सकते हैं, सरकार की डिटेल्स योजनाओं को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्च करिए, मैं अभी आपके सामने सर्च करता हूं। ये देखिए, अब यहां मैं अगर टाइप करता हूं स्कीम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फाइल टाइप पीडीएफ। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड करने के लिए नीचे जाता हूँ, ये देखिए, ये एक ऑपरेशनल गाइडलाइन आ गई, जो कैसे फार्मर प्रोड्यूसर बनाए उसके लिए इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है।
मैं इनको डाउनलोड कर सकता हूँ। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सरकार के अध्यादेश आए हुए हैं उनको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। कैसे ये काम कर सकते हैं, ये ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं, इनको मैं पढ़ सकता हूँ बड़े तसल्ली से। अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, आपके पास इतना समय नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इनको पढ़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डाउनलोड करके रख सकता हूँ अपने पास। बाद में मुझे जब भी समय होगा मैं इसको पढ़ सकता हूँ, और पढ़ करके मेरा अल्टीमेट उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेरा अल्टीमेट उद्देश्य होना चाहिए भारत के किसानों की मदद। इसको सरल भाषा के अंदर भारत के किसानों को समझाऊं, उनको बताऊं, और कैसे वो इससे फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से इस योजना से बेनिफिट ले सकते हैं, वो मैं उनको बताऊं, और उसके लिए मैं काम करूं। ध्यान रखिएगा, सरकारी विभागों से ज्यादा मदद की उम्मीद मत करिए, लेकिन बाई चांस आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए सरकारी विभागों में जो वाकई लोगों की मदद करने के लिए इच्छुक है, बिरले ही मिलेंगे, लेकिन अगर कोई मिले तो जरूर उसको भी जोड़ें इस काम से। ये तो सेवा का काम है। तो सरकारी योजनाओं के बारे में गूगल पर सर्च करके आप उन योजनाओं को डाउनलोड करके उनको आप पढ़ सकते हैं और किसानों को सरल शब्दों में समझा सकते हैं। सरल शब्दों, सरकारी योजनाएं बहुत जटिल भाषा में लिखी होती है, कॉम्प्लिकेटेड भाषा में होती है, अंग्रेजी भाषा में है। आप उनको सरल शब्दों में, जिस भाषा में लोग समझ सकते हैं, उस भाषा में उनको समझाओ, जिससे अधिक से अधिक लोगों को उन योजनाओं का फायदा मिल सके। और आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। आपको कंपनी का रजिस्टर कराना है, ऑनलाइन कराइए। कंपनी को आपको, कंपनी का आपको नाम लेना है, कोई भी काम करना है, सब काम ऑनलाइन होते हैं, तो वो आप ऑनलाइन करवाइए। उन प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करवा करके लोगों को सक्षम बनाइए कि वो अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएं, अपनी कंपनी को आगे चलाएं। युवा पीढ़ी को इससे जरूर जोड़ें। युवा पीढ़ी के लिए सरकारी योजनाओं को समझना थोड़ा आसान है, बड़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी बात भाषा। अब वो बुजुर्ग लोग अंग्रेजी नहीं जानते, उनके लिए अंग्रेजी को ये डॉक्यूमेंट पढ़ना, उनको समझना, बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखी हुई चीजें हैं, ये सरलता से समझ में नहीं आएगी। सरकारी विभाग कभी भी चीजों को सरल नहीं करता, वो मुश्किल बना करके ही प्रस्तुत करता है। इसलिए नई पीढ़ी को इसमें डालें। नई पीढ़ी अगर जल्दी से इस क्षेत्र में आगे आती है, वो इसका फायदा ले सकती है। इसके आधार पर वो स्टार्टअप शुरू कर सकती है, एक स्टार्टअप कंपनी बना सकती है, उसको लिस्टेड करा सकती है। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई प्रॉफिट वाली कंपनी ही हो। स्टार्टअप में आप सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसर कंपनियां, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। आपको कई ऐसी फंडिंग एजेंसीज मिल सकती हैं जो आपके काम के लिए पैसा दे, वो आपको मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी कंपनी को, मतलब किसानों की कंपनी को, प्रोड्यूसर कंपनी मतलब किसकी कंपनी है? आपकी कंपनी नहीं है, किसकी है ये? किसानों की कंपनी, या फार्मर्स, या हस्तशिल्पियों की, या कारीगरों की कंपनी, उनकी प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। एक युवा व्यक्ति के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं? आपके ये कर्तव्य हैं कि आज भारत के जितने भी, भारत के विकास में जितनी भी बाधाएं हैं, भारत के विकास में जितनी भी दिक्कतें हैं, उनको समझते हुए अपने आप को तैयार करना। आपको अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी में दक्ष होना है, क्योंकि सरकारी योजनाएं सारी अंग्रेजी में आनी है। अंग्रेजी भाषा को समझना है, सीखना है, उनको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना भी सीखना है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आप लोगों को समझाने के लिए उनको सरल भाषा में, आपकी भाषा गुजराती है, गुजराती में ट्रांसलेट करके बताएं। आपकी भाषा अवधी है, अवधी भाषा में ट्रांसलेट करके बताएं। आपकी भाषा राजस्थानी है, राजस्थानी में ट्रांसलेट करके बताएं। तो लोगों को उनकी भाषा में सरकार के कानून समझाने के लिए आपको खुद को अंग्रेजी आनी जरूरी है, और आपकी खुद की भाषा भी आनी जरूरी है। दोनों भाषाएं आनी चाहिए आपको। तो आपको अंग्रेजी सीखनी है,
अंग्रेजी में डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक्सपर्ट बनना है, डॉक्यूमेंट्स लिखने तैयार करने सीखने हैं, आपको इस तरह से तैयार करने हैं ताकि आपके द्वारा बनाए हुए डॉक्यूमेंट से दूसरे लोगों को कोई परेशानी ना हो, सब तरह से बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स हो। मान लीजिए प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, वो आपके भरोसे आपसे ही आपको ही सारे डॉक्यूमेंट उनके तैयार करने हैं, चाहे उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, चाहे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, चाहे उनके दूसरे एग्रीमेंट्स, सब आपको तैयार करने। अब आपसे लिखने में कोई गलती हो गई, उससे उनको कोई नुकसान हुआ तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मान लीजिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते वक्त आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होगा वो प्रॉपर्ली नहीं लिखा, उसमें आपने उद्देश्य नहीं व्यक्त किए प्रॉपर्ली, इससे उन लोगों को बहुत परेशानियां हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे। इसलिए कृपया करके बड़ी सावधानी से आप अपना कार्य करें, अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल करें, खूब प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें। जब आपको समय मिले अंग्रेजी भाषा को या कोई भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। अगर कोई विदेशी आपको मिले, उसके साथ में अंग्रेजी में वार्तालाप कर सकते हो तो अंग्रेजी में वार्तालाप करिए, अंग्रेजी के लेख पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अखबार दोनों भाषाओं में आते हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। वही खबर हिंदी में भी पढ़िए, वही खबर अंग्रेजी में भी पढ़िए। शुरू में अंग्रेजी की खबर पढ़ने में आपको समय लगेगा, कोई बात नहीं, डिक्शनरी पास में रखिए, हर शब्द को देखते रहिए और इस प्रकार आप धीरे धीरे अपने अंग्रेजी को मजबूत बनाइए। आपकी अंग्रेजी मजबूत हो गई, आपको समझने में आने लग गया कि ये क्या लिखा हुआ है, आपका काम आसान हो जाएगा। फिर क्या करें? फिर आप अपनी अभिव्यक्ति को मजबूत बनाएं, अपने विचार लिखें, ब्लॉग्स लिखें, आर्टिकल्स लिखें, ई बुक्स लिखें। ब्लॉग्स क्या होते हैं अभी बताता हूँ। ब्लॉग मतलब करीब 200 से 500 या 800 शब्दों के बीच का आपका लेख, उसको हम बोलते हैं ब्लॉग। उस ब्लॉग को आप नियमित रूप से लिख सकते हैं। एक वेबसाइट है blogger.com। अब इस ब्लॉगर पर आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं, आप में से हर व्यक्ति बना सकता है और ब्लॉगर पर अपना ब्लॉग क्लिक करके प्रकाशित कर सकते हैं। ये मेरे लिखे हुए कुछ ब्लॉग्स हैं, इसको आप पॉपुलराइज करा सकते हैं। इसी प्रकार एक और वेबसाइट है IUE Mag। ये भी एक लेखकों के लिए ओपन ब्लॉग है, ब्लॉग्स हैं। आप में से किसी को भी क्रिएटिव सृजनशील बनना है, इस पे आप अपने ब्लॉग लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं। ये मैंने आपके सामने मेरे खुद के लिखे हुए लेख इसमें दिखाए हैं IUE Mag में। अब ये सारे ब्लॉग्स मेरे लिखे हुए ब्लॉग्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे इंडियाज क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये मेरा एक लिखा हुआ छोटा सा लेख है, ये मैंने आपके सामने खोल के बताया। ये देखिए, तो इस तरह से आप अपने खुद के ब्लॉग लिखिए। आप ब्लॉग लिखेंगे, आपकी अपने आप लैंग्वेज इंप्रूव होती जाएगी, आपकी लिखने की क्षमता अपने आप शानदार बनती जाएगी। ये एक मैंने ब्लॉग लिखा, बाय बाय ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेसी से हम लोग तंग आ गए, तो ये मैंने पोएम लिखी है। ये पोएम है जिस पे मैंने ब्यूरोक्रेसी पे व्यंग्य भी लिखा है और ब्यूरोक्रेसी को बाय बाय किया है। New morning, new hope, new sunrise, welcome to the new world. New paths, new promises, new ways, welcome to our new world. No more red tape, no more files, welcome to the paperless world. यानी एक ऐसे जमाने की तरफ हम जा रहे हैं जिसमें कोई पेपर नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी का जो शिकंजा है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। No more officers, no more administrators, welcome to the world of सेवक्स। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर व्यक्ति, हर सरकारी अधिकारी को सेवक होना चाहिए। उम्मीद है कभी न कभी वैसा होगा और ये सरकारी अधिकारी इंस्पेक्टर की बजाय सेवक बन गए तो कितना भला हो जाएगा। ये लिखा है, फ्रेश फ्रेग्रेंस, फ्रेश एयर, लेट्स स्प्रेड दी स्वच्छ भारत कैंपेन, क्लीन ऑफिसेस, क्लीन वर्किंग, दिस इज क्लीन इंडिया कैंपेन। ई गवर्नेंस, ई प्रशासन, लेट्स वेलकम न्यू गवर्नमेंट, नो ब्राइब, नो इन्फ्लुएंसेस, दिस इज न्यू गवर्नमेंट।
क्या ऐसी सरकार आ जाए जिसमें कोई रिश्वतखोरी नहीं हो, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, कोई जातीय और अन्य समीकरण नहीं हो, तो कितना अच्छा हो जाए। तो ये मेरी एक पॉइंट है। तो आप पोएट्री लिख सकते हैं अपने ब्लॉग्स में। इस प्रकार आप जितना इस तरह से लिखेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश भी मजबूत होगी, आपकी भाषा पर भी पकड़ मजबूत बनेगी। इसी तरह से अपनी ई बुक्स लिखिए। आपको आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को ई बुक के रूप में प्रकाशित कर सकते हैं। ई बुक्स का सबसे अच्छा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, केडीपी सेल्फ पब्लिशिंग। ये देखिए, इस पर आप अपनी किताब को सीधा प्रकाशित कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस को। मैं यहाँ पे साइन, ऐसे खूब सारे ऑनलाइन पब्लिशर्स हैं। ये एक उदाहरण है केडीपी। अब यहाँ पे सीधा बुक कंटेंट्स को मुझे क्लिक करना है, ये मेरी किताब रेडी हो जाएगी। अपनी किताब डाल, मैंने इस तरह से कई किताबें लिखी है, ये मेरी लिखी हुई किताबें आप देख सकते हैं। ये बीकानेर के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व है, बहुत शानदार व्यक्ति है। उनका नाम है एस.एल. बैद, सोहन लाल बैद। उनके ऊपर एक बायोग्राफी है, एन आइडियल लाइफ, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। अगली किताब में लिखी हुई है फेसिंग ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। किस तरह से हम जीडी और इंटरव्यू की तैयारी करें, कैसे उनका सामना करें। मैं आपको भी सबको खुला न्योता देता हूं, कभी भी आपके पास कोई इंटरव्यू कॉल आए, आपको किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देना है, तो आप एक बार मुझसे जरूर संपर्क करें। मैं आपके मॉक इंटरव्यू लूंगा, आपकी मदद करूंगा, जिससे आप अपने इंटरव्यू को और अच्छे से दे सकेंगे। तो जब भी आपको इंटरव्यू देने की जरूरत पड़े, आप एक बार मुझे संपर्क करिएगा। ये मेरी मदद आपको हमेशा रहेगी, निःशुल्क, कोई चार्जेस नहीं है। तो जब भी आपका इंटरव्यू हो, आप मुझसे संपर्क करिएगा। इंटरव्यू से पहले मैं आपको मदद करूंगा। मेरा पर्पस एक ही है, आपको तरक्की करने में मदद दे सकूं। ये मेरी अगली किताब है, एंशिएंट इंडियन आइडेक्टिक मेमोरी टेक्निक्स। भारत में, प्राचीन भारत में एक से एक अद्भुत कलाएं थी। उनमें से एक कला थी याददाश्त की, जिसकी मदद से कोई भी चीज एक बार आप याद कर लो, हमेशा के लिए याद रहती थी। तो पहले भारत के अंदर ग्रंथ नहीं होते थे, किताबें नहीं होती थी। हजारों साल पहले भारत के अंदर याद करने की इतनी अद्भुत क्षमता थी लोगों के पास, इतनी अद्भुत जबरदस्त टेक्निक्स थी, जिसकी मदद से एक बार गुरु एक बात ऋषि मुनि अपने शिष्यों को बता देते और शिष्य उसको सुन लेते, वो हमेशा के लिए उनको याद हो जाती। कोई किताबें नहीं होती थी, ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस तरह से जाता था, कोई किताबें नहीं होती थी उस जमाने। गोल नंबर 1, ये मेरी एक किताब है, ई बुक, रिमूविंग पॉवर्टी, कैसे भारत से गरीबी हटाएं। ये हमारा लक्ष्य नंबर 1 होना चाहिए। ये अगली पुस्तक है, युवा सृजनशील भारत क्या करें कैसे बने। भारत के युवा भविष्य का उजाला, अद्भुत जननायक और उनके जीवन मूल्य, भारतीय चुनाव, जनता के मुद्दे। ये हिंदी में लिखी हुई किताब है। भारत का आर्थिक सामाजिक विकास, जैन सेंट आचार्य जवाहर। तो इस तरह से आप अपनी खुद की पुस्तकें लिखिए, जिस मुद्दे पर भी आपको लगे ये मुद्दा मेरे दिल को छूता है, इस मुद्दे पर मैं लिखना चाहता हूं, उस मुद्दे पर आप जिस विषय पर आपको लगे कि दिस इज द टॉपिक आई वांट टू राइट, इस पर आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपनी बात को दुनिया के सामने रखें। तो आप लेखन का कार्य जरूर करें। आप में से हर व्यक्ति लेखन का कार्य जरूर करें, खूब लिखें, अपनी बातों को अभिव्यक्त करें, और इससे आपको भी आत्मिक आनंद मिलेगा। कि देखिए मेरी लिखी हुई कुछ और अन्य किताबें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एजुकेशनल मैनेजमेंट। अगली किताब है इंडिया अनमेड। अगली किताब है मोदीनॉमिक्स। भाई नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक्स कैसी है, इसके लिए मैंने ये किताब लिखी है।
प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान, एक बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, इस पर मैंने ये किताब लिखी। वाई एमबीए, एमबीए क्यों करें, इस पर ये किताब लिखी है मैंने। ये फ्लो, ये मेरी बेटी की लिखी हुई पोएट्री है, फ्लो नाम से। शेपिंग टुमारो, भविष्य का हम कैसे निर्माण करें, इस पर लिखी हुई मेरी किताब है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, किस प्रकार से हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। स्टेप्स फॉर स्टार्टअप, कैसे स्टार्टअप शुरू करें। टुवर्ड सस्टेनेबल सोसाइटी, एक सस्टेनेबल सोसाइटी का निर्माण कैसे करें। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी पे किताब लिखी हुई है, ये मेरी बेटी की लिखी हुई है, मेरी नहीं। बियॉन्ड डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन से मतलब क्या है, क्या इसके परिणाम है, इस पे किताब लिखी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन रिवाइवल, ये मेरी बेटी की लिखी हुई किताब है। ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये भी मेरी बेटी की लिखी हुई किताब है। डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस थ्रू वॉलंटरी इनिशिएटिव, ये भी मेरी बेटी की लिखी हुई है। डिफाइनिंग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप, ये बिटिया की लिखी हुई मेरी। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेरी बेटी की लिखी हुई है। लर्निंग बिजनेस सीक्रेट्स, ये मेरी लिखी हुई किताब है। कैशलेस इंडिया, ये भी मेरी किताब है। सिंपल सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर हु एमर्ज फ्रॉम, और अगली किताब है लर्निंग सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू जीआई। तो ये कुछ किताबें हैं जो मेरी लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताई है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप भी इस तरह से कुछ किताबें लिखें। हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिख सकते हो, अंग्रेजी में लिखिए। मैं तो कहूँगा आप खूब लिखिए। जब आप अंग्रेजी में अपनी किताब को लिखें, अपने लेख को लिखें, पहला ड्राफ्टिंग खुद करें, उसके बाद उसको चेक करें, ग्रामर चेक करें। ग्रामरली जैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसकी मदद से आपके उसकी क्वालिटी को चेक करें, उसमें जो भी एरर्स हैं उनको दूर करें और कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करें। अपने दूसरे दोस्तों को उसको पढ़ने के लिए दें, रिव्यू करने के लिए दें, उसमें कोई गलतियां हैं उसको निकलवाएं, क्योंकि हो सकता है कोई गलती आपको ध्यान में ना आए, तो 2-3 और लोगों को पढ़ाएंगे तो उससे आपकी वो गलतियां हैं वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें बार बार और इम्प्रूव करें, उसको प्रकाशित करें, और इस प्रकार आप एक बेहतरीन लेखक बन सकते हैं।